कल के जो पहला लेसन हुआ था हमारा, उसके अंतर्गत हमने इस चिकित्सा पद्धति के इतिहास क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और साथ ही साथ इस चिकित्सा पद्धति का उद्गम स्थल किस प्रकार से रहा उसके बारे में बात की थी। अब सवाल ये उठता है कि जिन रिफ्लेक्सोलॉजी सबसे अच्छी थेरेपी क्यों है, क्या कारण रहा हुआ है। मैं कह रहा हूं इसलिए अच्छी है या किसी और ने कहा है इसलिए अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। आज के इस युग के अंदर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति रही है जो विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति का एक नवीनतम रूप है, जिन रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसके माध्यम से हम न केवल अपने शरीर में रही हुई आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका इलाज होता है, बल्कि पोटेंशियल प्रॉब्लम जो कि संभावित आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है उनका इलाज भी इस चिकित्सा पद्धति के अंदर संभव है। तो आइए हम जानते हैं कि इस चिकित्सा पद्धति को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहना। आपको अगर सोना बेचना है तो आप क्या करते हैं, आपके कोई रिलेटिव की दुकान है, उस दुकान पर जाते हैं और उसे कहते हैं कि सोना लीजिए और उसका हमें पैसे दे दीजिए। लेकिन वो क्या करता है, आपकी कितना भी पहचान वाला है, पहले उस सोने की जांच करेगा कि कितना परसेंट सही है और उसके बाद उसका मूल्यांकन करेगा। तो वैसे ही अगर आप कोई चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं तो उसका भी मूल्यांकन आवश्यक है, और बिना मूल्यांकन के कोई भी चिकित्सा पद्धति को अगर अपना रहे हैं तो हो सकता है उसके कोई दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़े, उसकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो इसलिए हमारे जो प्राचीन कालीन जो विद्वान थे उन्होंने चिकित्सा पद्धति का पता लगाने वाले, यानी कि कौन सी चिकित्सा पद्धति सर्वश्रेष्ठ हो सकती है उसका पता लगाने के लिए कुछ हेल्थ पॉलिसीज बताई हैं, जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चिकित्सा पद्धति सही है और कौन सी सही नहीं है। प्राचीन कालीन जो हेल्थ केयर पॉलिसीज है उसके अंदर बताया, सबसे पहली बताई है कि हमारी बीमारी की रोकथाम में सहायक हो, द प्रिवेंटिव ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि हमारे शरीर में बीमारी नहीं आने देना, यही उस चिकित्सा पद्धति का प्रथम गुणधर्म होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे कुछ गलत खान पान से, गलत जीवन शैली से अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसका डायग्नोसिस भी हो जाना चाहिए, रोग निदान होना चाहिए। अगर रोग निदान नहीं होगा तो हम इलाज कैसे कर पाएंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम तीसरी जो हेल्थ पॉलिसीज है वो है हमारी फास्ट रिजल्ट। तो फास्ट रिजल्ट के अंदर क्या है कि आपने जैसे भोजन किया और भूख नहीं मिटे और पानी पिया और प्यास न बुझे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हमने इस चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं तो उस चिकित्सा पद्धति से हमारा इलाज भी होना चाहिए। और चौथी बात है नो साइड इफेक्ट्स। जब हम उस चिकित्सा पद्धति से रोग निदान कर रहे हैं तो साथ ही साथ इलाज करवा रहे हैं तो साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात है इको फ्रेंडली एंड इनएक्सपेंसिव, यानी उसमें किसी भी प्रकार का अनावश्यक खर्च ना हो और साथ ही साथ वह पूर्णतः प्राकृतिक होनी चाहिए। अब ये 5 हेल्थ पॉलिसीज के ऊपर आप विश्व की कोई भी चिकित्सा पद्धति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो जिन रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा पद्धति है वह एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। तो हम बात करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे। उससे पहले साथ ही साथ हम देखते हैं कि मॉडर्न हेल्थ केयर पॉलिसीज, तो मॉडर्न हेल्थ केयर पॉलिसीज कौन सी है, ए बी सी डी ई, एक्सेस, बेस्ट क्वालिटी, कॉस्ट, डिस्पैरिटीज एंड इफेक्टिवनेस, ये 5 बातों का जिसमें समाविष्ट है वह चिकित्सा पद्धति एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति कहला सकती है। यह है मॉडर्न हेल्थ केयर पॉलिसीज। तो जिन रिफ्लेक्सोलॉजी चिकित्सा पद्धति रही हुई है वह प्राचीन हेल्थ केयर पॉलिसीज और मॉडर्न हेल्थ केयर पॉलिसीज दोनों पॉलिसीज की पूर्तता करती है। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार की यह चिकित्सा पद्धति रही हुई है। तो सबसे पहली बात करेंगे हम प्रिवेंटिव ऑफ द एलिमेंट्स की बात करेंगे कि बीमारी की रोकथाम के अंदर, क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति हमारे शरीर के अंदर बीमारी को नहीं आने देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। तो जिसमें में कोई भी प्रकार की बीमारी आती है, लेकिन उस बीमारी को हमारे शरीर में आने के 4 कारण रहे हुए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है हमारा अज्ञानता, दूसरा है लाइफ स्टाइल अगेंस्ट नेचर, यानी कि प्रकृति के विमुख जीवन शैली, तीसरा है पॉल्यूशंस और चौथा है वायरल इन्फेक्शंस। इग्नोरेंस क्या है, आज सबसे ज्यादा जो बीमारियां आ रही है वो अज्ञानता के कारण आ रही है। क्या है अज्ञानता? जब हम एक तरफ हम बात करते हैं, आज का युग क्या है, विभिन्न चैनलों का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, विश्व में क्या हो रहा है तुरंत आपको इसकी खबर हो जाती है, लेकिन आपके शरीर में क्या हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है।
और यही कारण है कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि आज आप इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल है, टीवी है या फ्रीज है, ये अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस हो सकते हैं जिसकी वैल्यू हो सकती है 5,000 से लेकर 5 लाख तक के ये उपकरण होते हैं। लेकिन इस उपकरण की आप कितनी केयर करते हैं? आपने देखा है एक सादा मोबाइल भी आपका खराब नहीं होना, उसके लिए आप क्या करते हैं, एक स्पेशल कवर लगाते हैं, साथ ही साथ वहां पर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ताकि हमारा मोबाइल खराब नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास जानकारी नहीं है, हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम हमारे उपकरणों को अधिक साल तक अच्छी तरह से काम में ले सके। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपके शरीर की एक आंख कितने लाख की हो सकती है, एक किडनी कितने लाख की हो सकती है, एक लीवर कितने लाख का हो सकता है? देखिए 2 लाख से लेकर 5 लाख तक के उपकरण जो हमारे घर में उसका बहुत केयर करते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर की बात आती है, जब हमारे शरीर के ऑर्गन्स को सही रखने की बात आती है, तब आप लापरवाही बरतते हैं। और यही अज्ञानता, यही लापरवाही हमारे शरीर के लिए घातक है। लेकिन इस सेशन के माध्यम से हम क्या करने वाले कि हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी तकलीफ है, उसको जानकारी प्राप्त कर लेंगे और हमारी जो लाइफ स्टाइल किस ढंग से होनी चाहिए, हमें कब सोना है, कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है, यानी कि किस प्रकार की हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, उसके बारे में भी इस चिकित्सा पद्धति के अंदर बात बताई गई हुई है। और जिसका अनुपालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को दूर करेंगे तो 50% बीमारियों से हम निश्चित दूर कर सकते हैं। कि इस सृष्टि के अंदर आप देखते हैं कि मानव का जो परसेंटेज है 0.01% रहा हुआ है और अन्य जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो 99.99% रहे हुए हैं। अब जब हम देखते हैं कि मानव के पास सुख सुविधाओं के 100% साधन उपलब्ध है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, इंटरटेनमेंट के साधन है, आपको रहने के लिए घर है, सर्दी लगती है तो आप हीटर लगा लेते हैं, गर्मी लगती है तो आप पंखा यूज करते हैं, एयर कंडीशनर्स लगाते हैं, यानी कि सुख सुविधाओं के अंबार लगे हुए हैं। और दूसरी ओर जिन पशु पक्षियों के पास किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं के साधन नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रसन्नता की। जिस मानव के पास प्रसन्नता की सुख सुविधाओं के साधनों का अंबार लगा हुआ है वो आज सबसे ज्यादा बेबस है, सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा मतलब बीमारियों से ग्रसित है। और दूसरी ओर जिन पशु पक्षियों के पास में किसी भी प्रकार का साधन नहीं है, कोई सुख सुविधा के साधन नहीं है, लेकिन आज वे भी इस सृष्टि के अंदर प्रसन्नता के साथ विचरण करते हैं और हम उनको देखकर खुश होते हैं। जैसे हिरण दौड़ रहा है उसे देखकर हम खुश होते हैं, चिड़िया चह रही है उसे सुनकर हम खुश होते हैं। तो कहने का मतलब है कि पशु पक्षी जो है प्रकृति के सम्मुख जीवन शैली जी रहे हैं और हम जो है उसके प्रतिकूल अवस्था में जी रहे हैं। आपने ऐसा भी देखा है कि आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति छोटी मोटी परेशानी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। कोई परीक्षा में फेल हो गया, आत्महत्या कर लिया, किसी ने कुछ बोलचाल हो गई तो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन आज तक आपने किसी भी चैनल में, किसी भी पेपर में नहीं पढ़ा होगा कि किसी जानवर को खाना नहीं मिल रहा था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, या फिर किसी को जानवर को वजन ज्यादा उठाना पड़ रहा था इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन सब इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, बुद्धिमान प्राणी इस प्रकार का गलत निर्णय ले लेता है। उसका कारण यही है कि उसकी जो जीवन शैली है, वो जो लाइफ स्टाइल है, वो प्रकृति के विमुख हो चुकी है। तो आइए हम बात करते हैं कि प्रकृति के सम्मुख आने के लिए हमें किन किन घटकों का ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम इस प्रकृति के सम्मुख आ सके और हम अपने आप को, शरीर को निरोगी जीवन जी सके। हमारी नाम की इस दुनिया में कोई वस्तु होती ही नहीं है। जैसे आपने सुना है कि अंधकार नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। जहां पर प्रकाश का अभाव हो जाएगा वही अंधकार हो जाता है। और वैसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर और बीमार शरीर में यही फर्क है कि अगर हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। और क्योंकि हमारे शरीर को ठीक करने के लिए जो महत्वपूर्ण घटक है, उन घटकों को अगर हमें तालमेल नहीं होगा, अगर उनका अनुपालन हम नहीं करेंगे, पथ्य परिचय का पालन नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और उसी को पालन करने के लिए हमने इस चिकित्सा पद्धति के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो घटक थे जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है,
उनका भी इसमें समावेश किया है, ताकि उसका अनुपालन करने के बाद हम अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। हिपोक्रेट्स, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं, उन्होंने हजारों साल पहले ये बात कही थी, बिफोर यू हील समवन आस्क हिम इफ ही इज विशिंग टू गिव अप द थिंग दैट मेड हिम सिक। यानी कि आपको अगर ठीक होना है तो उससे पहले पेशेंट को हमें पूछना चाहिए कि आप उन आदतों को, उन पत्ते परहेज को छोड़ना चाहेंगे कि जिनके कारण आपके शरीर में बीमारी आ रही है। अगर आप बीमारी आने के कारणों को अगर दूर नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस चिकित्सा पद्धति के अंदर जो महत्वपूर्ण घटक थे, उन सारे घटकों का समावेश इन 3 एलिमेंट्स में किया है। 3 तत्वों में सारी जो हमारे प्रमुख तत्व है उनका समावेश किया है, जिसके अंदर सबसे पहली बात कही है डाइट, यानी कि जो हमारा इनपुट है उसके बारे में बात कही गई है। दूसरा हमारा एक्शंस, जो आउटपुट होता है उसके बारे में बात कही गई है। और तीसरा जो है वो नेचर, यानी कि प्रकृति। इन तीनों का तालमेल अगर है तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी जीवन जी सकते हैं। अगर इनमें तालमेल नहीं है तो हमारा जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले जो डाइट बताया गया है, जो इनपुट बताया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार का इनपुट हमारे शरीर में होगा वैसा ही हमारा आउटपुट होगा। अगर हमारा इनपुट अच्छा है, हमारा जो खान पान अच्छा है, अगर हमारा जो भोजन करने की शैली अच्छी है और हमारी जो सेंसरी जो ऑर्गन्स है उससे संबंधित जो तत्व हम ले रहे हैं वो अच्छे हैं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, इसमें 4 घटकों का समावेश किया गया है, जिसके अंदर एयर है, हवा, वाटर पानी, फूड भोजन, और सेंसेस, यानी कि जो सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से हम सूचनाओं का जो आदान प्रदान करते हैं, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां जो रही है, उन ज्ञानेंद्रियों से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो भी एक महत्वपूर्ण घटक है, इनपुट के रूप में काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर की, बात करेंगे श्वसन की। बात जब हम करते हैं तो आज जन्म से लेकर मृत्यु तक श्वसन जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है हमारे लिए ऑक्सीजन होता है। अगर कुछ देर भी हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमारी डेथ हो जाती है, हम मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब वो जो घटक रहा हुआ है श्वसन, जो है श्वास लेने की जो प्रक्रिया रही हुई है, उस प्रक्रिया को भी हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे। जिस प्रकार से हमारा श्वसन तंत्र काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है। उसका कारण क्या है कि हम जो श्वास ले रहे हैं गहरे और लंबे लेने चाहिए, लेकिन वो हम गहरे और लंबे श्वास नहीं लेते हैं। हम शीघ्रता से तुरंत श्वास लेते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि एक बार जब हम श्वास ग्रहण करते हैं तो जितना ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं उसका पूरा यूटिलाइज भी नहीं कर पाते और वापस उसको रिवर्स बाहर डाल देते हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारी जो श्वासोश्वास के हिसाब से जब हमारा आयुष्य गिनते हैं तो भी हमारा आयुष्य छोटा हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आयुष्य को लंबा करना चाहता है तो हमें गहरे और लंबे सांस लेने की प्रक्रिया को सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस बात का इस चिकित्सा पद्धति में भी ध्यान दिया जाता है और जो पेशेंट है उसको सजेशन किया जाता है कि आप क्या करिए, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट प्राणायाम कीजिए। योगासन और प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वसन तंत्र को सुधार कर सकते हैं। श्वास जो ग्रहण करना है नाक से ग्रहण करना चाहिए हमेशा, क्योंकि नाक के अंदर क्या रहते हैं, बाल रहे हुए हैं, रूम रहे हुए हैं और वहां पर नमी रही हुई है। तो जिससे क्या होता है कि बाहर धूल के कण है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, उसको रोकने का काम वहां पर होता है। बाहर की वायु ठंडी होती है और ठंडी वायु अगर अंदर जाएगी तो आप बीमार हो जाओगे। लेकिन प्रकृति ने हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम दिया है कि जो हमारे शरीर में एक एयर कंडीशन का काम करता है। जैसे बाहर की वायु ठंडी है या गर्म है, कोई भी हो, जब हम उसको नाक के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर रक्त कोश भरा हुआ है और वहां पर उन दोनों के बीच में से जब वायु गुजरती है तो वो हमारे शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो जाती है और उसके कारण हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आ पाती है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग श्वसन को मुंह के माध्यम से लेते हैं। तो मुंह से श्वास लेने से क्या होगा कि एक तो बैक्टीरियाज है वो भी डायरेक्ट इनटेक अंदर चले जाएंगे और साथ ही साथ जो ठंडी वायु अगर अंदर जाएगी तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, दमे की शिकायत हो सकती है या अन्य कोई लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जो श्वास ले रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। पानी है, पानी दूसरा जो तत्व रहा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व रहा हुआ है, क्योंकि पानी एक ऐसी तत्व है जो कि न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं जिसमें प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर्स, विटामिन है, मिनरल्स है, उसमें पानी भी एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है।
बाकी के जितने भी तत्व हैं वो तो माइक्रो मिलीग्राम से आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे शरीर के लिए है तो वो है वाटर की आवश्यकता होती है। लेकिन उस और भी हमारा ध्यान नहीं होता है, यानी कि जो हमारे लिए सबसे मेजर न्यूट्रिएंट्स अगर कोई है तो वो है वाटर, पानी रहा है। और उस पानी के बारे में भी हम लापरवाही करते हैं। हमारे दिन भर में 2 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। अगर उस पानी की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं। त्वचा के ऊपर मॉइस्चराइज की प्रॉब्लम्स हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, स्लीपी नींद आने जैसा महसूस हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। उसके बाद ही हमारा जो ब्लड सर्कुलेशंस है वो बराबर काम नहीं करेगा, जिससे कि हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम किडनी के माध्यम से भी होता है। और उस किडनी को बराबर काम करने के लिए भी हमारे शरीर के अंदर पानी की आवश्यकता बहुत जरूरी रही। और पानी जब हम लेते हैं और उसकी कम मात्रा और ज्यादा मात्रा में कैसे डिटेक्ट सकते हैं कि अगर जैसे हम पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद में जब आउटपुट के रूप में यूरिन का कलर ज्यादा येलोइश आ रहा है तो समझिए कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। आप थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए, और नॉर्मल अगर आ रहा है तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इस प्रकार से भी हम पानी की मात्रा को बराबर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा भी पानी पीते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए 1-1 घंटे के अंदर 1-1 गिलास अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे लिए सफिशियंट है। एक साथ ज्यादा मात्रा में भी पानी नहीं पीना है और 1-1 घुट भी पानी नहीं पीना है। और पानी जब हम पीते हैं तो फास्ट तेजी से नहीं पीना है। उस पानी को आप धीरे धीरे सिप करते करते आप पानी पीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं कि जितने सारे मिनरल्स जो है हमारे जो वाटर के अंदर रहे हुए हैं, अगर अपन पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, तो बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी आ सकती है। तो इसलिए जो नॉर्मल वाटर है और वो भी मतलब 300 से लेकर 800 TDS का पानी भी हमारे लिए सफिशिएंट है, हम उसको पी सकते हैं। तो इस प्रकार पानी की मात्रा आप पीते हैं। और पीएच लेवल जो है 7 न्यूट्रल पानी भी अच्छा है। और अगर आप अल्कलाइन पीते हैं तो भी बहुत सारी बीमारियों का उसका फायदा हो सकता है। और उसके बाद में हम बात करेंगे फूड की बारे में बात करेंगे। हम जो भी भोजन कर रहे हैं उस भोजन के अंदर सभी प्रकार के तत्वों का एक बैलेंस समावेश होना चाहिए। एक्चुअल में फूड हमारे शरीर के एक फ्यूल का काम करता है ना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उसको खाने के अंदर टेस्ट के अंदर खा रहे हैं। यानी कि हम क्या चाहते हैं कि टेस्टी फूड है, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा इंटेक कर लेते हैं। अगर वो टेस्ट हमारे लिए मतलब ये नहीं देखते कि वो हमारे शरीर की जरूरत रिक्वायरमेंट है या नहीं है, जरूरत है या नहीं है। हम हमारे शरीर को मतलब टेस्ट के हिसाब से खाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें जो भी भोजन करना है टेस्ट के साथ साथ उसके अंदर जो भी हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो शरीर है वो ज्यादा स्वस्थ रह पाएगा। तो उसके अंदर जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ग्रेन्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, इन सब का समावेश होना चाहिए। लेकिन सबके अंदर तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डेयरी प्रोडक्ट फुल खा लिया आपने, कभी स्वीट्स फुल खा लिया, कभी पिज्जा बर्गर यानी कि जो फास्ट जंक फूड जिसे हम कह सकते हैं वो खा लेंगे, तो ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो इन बातों का ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता होती है। तो आज से 100 साल पहले यानी कि जो हमारी डाइट थी, जो हम भोजन करते थे, उतना ही भोजन आज भी हम कर रहे हैं, हमारी जनरेशन कर रही है, यानी कि उससे ज्यादा कर रही है। मैं तो लोगों ज्यादा कर रही है। लेकिन जब हम वर्क की बात करते हैं तो पहले की जो 100 साल पहले जितना लोग काम करते थे उससे आज 10% भी काम नहीं रह गया है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले जो फ्रूट हम खाते थे, चबा के खाते थे, फ्रूट खाते थे, लेकिन आज हम रेडीमेड जूस पीते हैं। एक ग्लास जूस जब हम पी लेंगे तो कितनी एनर्जी हमारे शरीर में जाएगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि जब आप कैलोरी ऊर्जा की बात करते हैं तो हम हमारे शरीर के लिए मिनिमम जो है 1600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम जो रही है वो आप देखेंगे कि 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन हम खाते कितना है आप देखेंगे कि 1 ग्राम भोजन के अंदर अगर 4 कैलोरी ऊर्जा है, तो अगर आप दिन भर में आधा किलो भोजन करते हैं तो वो आपके लिए लगभग 2000 कैलोरी एनर्जी देने में सक्षम है। वो 2000 कैलोरी आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन हम कितना खा रहे हैं ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और आज जितनी भी बीमारियां बढ़ रही है उसका मूलभूत अगर कारण हो सकता है तो वो है हम एक्सेस खा रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने डाइट के ऊपर पूरा फोकस करना है कि हम कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। भोजन चबा के खा रहे हैं, भोजन करते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग टीवी देखते हुए, मोबाइल करते हुए
भोजन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो पूरा ध्यान हमारा भोजन के ऊपर होना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है वो प्रॉपरली सिक्रेशन होंगे। अगर हम अपना पूरा ध्यान भोजन के ऊपर नहीं है, हम किसी दूसरी और ध्यान है, तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और भोजन के अंदर भी अब दो चीज है, एसिडिक और अल्कलाइन। तो हमारे शरीर के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है वो होती है अल्कलाइन फूड। 80% अल्कलाइन हमें भोजन लेना है और 20% एसिडिक भोजन लेना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी उल्टा खा रहे हैं। हम क्या करते हैं, 80% एसिडिक फूड खा रहे हैं और 20% अल्कलाइन फूड खा रहे हैं। तो उसके कारण भी कुछ बीमारियां हमारे शरीर में जनरेट हो रही है। तो हमें अपने इस भोजन के अंदर भी सुधार लाना है कि हम अल्कलाइन चीज जो है उसको बढ़ावा दें और एसिडिक को कम करें। तो इन चीज बातों पे अगर हम ध्यान रखते हैं, और साथ ही साथ एक बार अगर आपने भोजन किया है तो 3 घंटे तक वापस भोजन मत करिए। अगर आप बार बार भोजन करते हैं अंतराल से, तो क्या होगा कि हम जो डाइजेशन किया हुआ वो स्टमक में ही पड़ा रहेगा, और ऊपर से अगर कुछ भोजन लिया तो दोनों मिक्स हो जाएगा। यानी कि पहला पका हुआ भोजन और बाद का अधपका भोजन, इन दोनों को मिक्स होने से क्या होगा कि अपच होकर आगे चला जाएगा और हमें उसका बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान होने वाला। तो इसलिए एक बार अगर आपने भोजन किया है तो 3 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना चाहिए, इस बात में ध्यान रखना चाहिए। और खाना खा के कभी भी सोना नहीं चाहिए, लगभग 3 घंटे का गैप जरूरी है। तो इन बातों को भी आपने अपनी जो हेल्थी लाइफ स्टाइल है उसमें समावेश करेंगे तो आप निश्चित निरोगी जीवन जिएंगे। तो डाइट के अंदर अभी हमने एयर, वाटर और फूड के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे सेंसेस। तो जिस प्रकार से हवा का महत्व रहा हुआ है, पानी का महत्व रहा है, भोजन का महत्व रहा है, वैसे ही इनपुट के अंदर हमारी सेंसर्स का भी बहुत ज्यादा महत्व है। सेंसेस यानी कि जो इंद्रियां रही, हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से जो हमें नॉलेज प्राप्त होता है उसके माध्यम से भी वो भी हमारे शरीर के लिए एक इनपुट का काम करती है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट इंद्रियों का, सेंसेस का हमारे शरीर में पड़ता है। जैसे कि अगर हम कोई चीज दृश्य देख रहे हैं और दृश्य देखने के बाद में हमारे क्या होता है कि हमारे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी ग्रंथियों के ऊपर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि एक व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, अचानक किसी व्यक्ति ने अशुभ समाचार सुना है, तो वो समाचार सुनकर कुछ ही क्षणों के अंदर निढाल होकर गिर जाता है। उसके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की जो है एनर्जी की कमी नहीं आई है, कोई खून की कमी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो निढाल होकर क्यों गिर गया? क्योंकि उसके भी सेंसेस के माध्यम से एक गलत मैसेज जो है, गलत सूचना अगर उसके शरीर में गई तो उसके शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए और उसके कारण उसके शरीर में तकलीफ आ गई। तो इसी प्रकार से अगर हम गलत चीजों को देखते हैं, गलत प्रकार के दृश्यों को देखते हैं, तो उससे हमारे शरीर के हार्मोन्स इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होते हैं। और यही कारण है कि आज जो बीमारी 40 साल की उम्र में आती है, वह बीमारियां आज लड़के और लड़कियों को 15 साल की उम्र में आ रही है। यानी कि चाहे वो हार्मोन से संबंधित तकलीफों से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है? उसका कारण यह है कि आजकल हम जो है जो ज्ञानेंद्र के माध्यम से गलत चीजों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, उसके कारण ये तकलीफ हो रही है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम खाली समय के अंदर टीवी का यूज अगर ज्यादा करते हैं, उसके बाद में अगर ज्यादा मात्रा के अंदर फिर गलत फिल्में देखते हैं, गलत पढ़ते हैं, गलत सूंघने के अंदर भी अलग अलग प्रकार के जो सेंसेस आते हैं, मतलब व्यूज हैं आदि आते हैं, ज्यादा मात्रा में अगर आप सूंघने की क्षमता का मतलब प्रयोग करते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है कि जरूरत से ज्यादा अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो इसलिए हम जो भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको सलाह दी जाती है कि आप इन चीजों पे भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। अगर ये चारों चीजों के ऊपर आप नियंत्रण करते हैं तो निश्चित आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आने वाली है। तो प्रिवेंटिव के हेल्थ केयर के अंदर इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जब इनपुट की बात की है तो अब हम बात करेंगे आउटपुट की बात करते हैं। अब है इनपुट, अगर जब हम हो गया, अब हम बात करेंगे आउटपुट की, जिसमें आता है एक्शन।
पहला हो गया यहाँ पर डाइट, दूसरा हो गया एक्शन। एक्शन के अंदर हम बात करेंगे आउटपुट के बारे में बात करेंगे। तो एक्शन के अंदर 4 जो प्रमुख तत्व हैं, एलिमेंट्स रहे हैं, उसका जो हम बात करेंगे वो है वर्क, कार्यशैली, दूसरे बाद में इंजॉय यानी कि आप जो आनंद की अनुभूति जो ले रहे हैं वो है, तीसरा है स्लीप और एक्सरसाइज। इन 4 बातों का समावेश आउटपुट के अंदर किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यशैली के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी कार्यशैली अगर सही ढंग से नहीं है, अगर आप गलत पोस्चर के अंदर बैठकर ऑफिस का, घर का कोई भी कार्य करते हैं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल की तकलीफ है, गर्दन की तकलीफ है और आप मोबाइल कंटिन्यू अगर 1 घंटे से ज्यादा 15-20 मिनट से ज्यादा एक सरीका झुककर आप काम कर रहे हैं तो आपको सर्वाइकल की तकलीफ बढ़ने ही वाली है। उसी प्रकार से आपको बैक बोन का प्रॉब्लम्स है, अगर आपको घुटने का तकलीफ है, ज्यादा देर खड़े रहते हैं, वेरिकोज वेन हो रहा है तो और तकलीफ बढ़ने वाली है। तो इसलिए हम आप मतलब हमें क्या करना है कि हमें इसको बैलेंस करना है, यानी कि हमारी जो कार्यशैली इस ढंग से होनी चाहिए जिसके अंदर हम प्रॉपरली बैठकर मतलब जहां पर ज्यादा पोस्चर जो है उसका सही होना चाहिए। अगर आप पोस्चर्स को सही संभाल कर काम करेंगे तो कार्य करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, काम कितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पोस्चर अगर सही है तो आपको कोई भी तकलीफ बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगी। तो इसलिए आप प्रॉपर पोस्चर के अंदर काम करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। चाहे आप स्पोर्ट्स की बात हो, खेलते हैं, जा रहे हैं, व्हीकल पे जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने पोस्चर्स के अंदर बराबर ध्यान रखिए कि 1 घंटे से ज्यादा खड़े नहीं रहना है, कुछ ज्यादा देर बैठना नहीं है, एक पैर पे भी खड़े नहीं रहना है। ये छोटी छोटी बातें रहती है लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन बातों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा बात है इंजॉय। एक्शन के अंदर इंजॉय, जब इंजॉय की बात की जाती है तो आज की जनरेशन में क्या सोचते हैं कि बस क्या करना है, होटल में जाना है, घूमना फिरना, इंजॉय करना, गप्पे लगाना और मतलब टीवी के सामने बैठ जाना, लेकिन इतना ही इंजॉय नहीं है। इंजॉय का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, और वो आत्मसंतुष्टि आपको कहां से मिल सकती है? वो आपको मिल सकती है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं जिसके अंदर आप सोशल शेयरिंग का काम करते हैं, किसी व्यक्ति की तकलीफ में है उस तकलीफ दूर कर देते हैं, तो उससे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो सही मायने में आनंद की अनुभूति कह सकते हैं। उसके बाद आपके अंदर जो टैलेंट्स है और टैलेंट्स को आप निकालिए, आपके पास ड्राइंग का है, गेम है, एजुकेशन है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके अंदर भी आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं। और साथ ही मतलब आप ये कर सकते हैं जो आपका जो इंटरटेनमेंट के कुछ साधन है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कर आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप निरंतर काम ही करते रहेंगे तो भी आप बीमार हो जाएंगे, निरंतर एंजॉय में ही रहेंगे तो भी बीमार हो जाएंगे। ये सारी चीजों को हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करेंगे हम स्लीप, नींद। अब जितना महत्व एक्शन का है उतना ही महत्व हमारा स्लीप का भी रहा है। अगर आप नींद अगर पूरी नहीं लेते हैं, अगर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद नहीं होती है तो आपके शरीर के अंदर जो रिपेयरिंग का काम होता है, मरम्मत का काम होता है, वो प्रॉपरली मरम्मत का काम नहीं होगा और आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आज की जनरेशन क्या कर रही है, देर रात तक जागरण करती है और सुबह लेट उठती है, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मतलब प्राचीन कालीन जो हमारे विद्वान थे, जो महत्वपूर्ण ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या कहा कि हमें सोने का जो टाइम है, रात में सोने का जो टाइम है, सूर्यास्त के 3 घंटे के बाद अगर आप 9 से 10 बजे के बीच में अगर सो जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है कि शाम के समय में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है और दिन भर हम कार्य करने से थक जाते हैं। तो रात्रि के अंदर अगर हम सो जाते हैं और सुबह अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय होने से 3 घंटे पहले अगर उठ जाते हैं तो भी हमारे शरीर के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत लाभदायक रहता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर नींद पूरी नहीं होती है, अगर आप नींद के सिग्नल को इग्नोर करेंगे तो नींद भी आनी बंद हो जाती है। तो हमें कभी भी नींद के सिग्नल को इग्नोर नहीं करना है, बराबर जब आपको नींद आ रही है सो जाना चाहिए। और रात्रि के समय विशेषकर जब आप सोते हैं उससे पहले ऑडियो विजुअल सिस्टम को आप बंद कर दीजिए। ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, ये करते हैं, तो क्या होता है कि जब भी आप ऑडियो विजुअल चीजें देखते हैं तो ऑडियो विजुअल जो देखने से क्या होता है कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर नींद उड़ जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रात में सोने से पहले उसको पूरा बंद कर दीजिए। रात में 10 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो सुबह बराबर 6 बजे तक अगर आप उठते हैं,
5:30 5 से लेके 6 बजे के बीच में अगर उठते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे ही हमारा 5 से 6 बजे तक अगर आप नहीं उठेंगे और सुबह उठने में 3 घंटे की देरी होती है, 4 घंटे की देरी होती है, तो जो हमारा भोजन डाइजेस्ट हो चुका है वो मलाशय के अंदर रेक्टम में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा और उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है। तो इन दोनों कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए और खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ने वाले। तो इसलिए आपको सोने चाहिए और दिन में नहीं सोना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। रात्रि में सोना है और दिन में नहीं सोना है। अब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका वर्किंग केवल बैठक का है, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं आप, घर में थोड़ा सा ही काम है, ज्यादा वर्क नहीं है आपके पास, तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपका फील्ड वर्क है, आप बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं और तब अगर एक्सरसाइज नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप बैठक का काम करके भी अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप निश्चित बीमारी को आमंत्रित दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, रेगुलर नियमित रूप से आधा घंटे का समय आपको निकालना जरूरी है। चाहे आप वॉकिंग करिए, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज करिए, हल्का हल्का व्यायाम कर सकते हैं। उस व्यायाम के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी प्रॉपरली काम करने लगेगा। तो इसलिए आप कोई भी प्रकार की करिए और जिस एक्सरसाइज करने से आपको शरीर में तकलीफ हो रही है वो मत करिए, बाकी की सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब हमने देखा है कि इनपुट हो गया, आउटपुट हुआ है। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बीच की कड़ी जो है वो है नेचर, यानी कि प्रकृति। उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंदर बैलेंस नहीं है तो भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर बिहेवियर, यानी कि हमारे स्वभाव के बारे में बात करते हैं। तो छोटी मोटी बातों में अगर आप उलझते हैं तो आपके शरीर में भी क्या हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। अगर आप बार बार चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आपकी तकलीफ बढ़ने ही वाली है। तो हमें क्या करना है, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखना है कि हमको ये काम को किस ढंग से करना है। लेकिन छोटी छोटी बातों में उलझकर हम हमेशा अपने दिनचर्या को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को आप लेट्स गो करना सीखना जरूरी है, तो इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करेंगे हम सैक्रामेंट्स, यानी कि संस्कार। संस्कारों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। ऐसे देखा जाए कि हमारे परिवार के प्रति हमारे जो संस्कार हैं और उसके बाद में जो समाज के प्रति कर्तव्य हैं, उस देश के प्रति कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को, उस संस्कारों को अगर हम निभाते नहीं है तो भी हमारे शरीर के अंदर कोई आपस में तालमेल नहीं रहेगा और हमारा मन डिस्टर्ब रहेगा। तो इसलिए हम क्या करना है कि हमारे जो परिवार के जो संस्कार रहे हुए हैं, हमारे प्रति जो बातें रही हुई है, परिवार, समाज और धर्म के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य रहे हुए, उन कर्तव्यों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेलिब्रेसी की बात करेंगे, ब्रह्मचर्य की बात करेंगे। आजकल के इस जनरेशन में, भोगवादी युग के अंदर ब्रह्मचर्य का माखोल उड़ाया जा रहा है कि मैथुन करना, एंजॉय करना के बराबर है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, करना ही चाहिए। ये सारी बातें गलत है। अगर आप एक महीने के अंदर 3 बार से ज्यादा अगर मैथुन क्रिया कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल में कमी आती है। क्या होता है कि आजकल हम गलत करें नहीं, लेकिन अगर विचारों के माध्यम से भी गलत होता है तो उसके कारण भी हार्मोन्स डिस्चार्ज हो जाएंगे और एक बार जो हार्मोन डिस्चार्ज हुए तो आपके शरीर में वीकनेस आने वाली है। क्योंकि एक बार जब इंटरकोर्स किया जाता है, मैथुन क्रिया की जाती है, तो उसमें लगभग कैल्शियम है, जिंक है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और ब्रेन की जो खुराक होती है, लिसिथियम नामक एक पदार्थ होता है, वो भी डिस्चार्ज होता है। तो ये सारी चीजें जब हमारे शरीर से निकलती है तो हमारे शरीर में कमजोरी आती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। और कम से कम जब हम चिकित्सा प्रदान करते हैं, जब पेशेंट को चिकित्सा दे रहे हैं, तो हम उन्हें स्पेशली कहते हैं कि आप इन दिनों के अंदर किसी भी प्रकार का मैथुन सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। मेडिटेशंस। अब है ध्यान। आज सो जाते हैं तो नींद लेते हैं तो अपने शरीर को क्या करें, विश्राम देते हैं। लेकिन जब ब्रेन है, मतलब उसको तो आराम मिलता ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन कंटिन्यू काम करता रहता है, सोचता रहता है, विचारों के अंदर सपने देखता है, अलग अलग प्रकार की क्रिया में वो बिजी रहता है। लेकिन अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रतिदिन अगर 15 मिनट आप अपने एक आसन पर बैठकर ध्यान लगाकर बैठिए, मन में विचारों का आदान प्रदान न हो, इस बात का अगर अपन ध्यान करते हैं
तो निश्चित आपकी जो ब्रेन पावर है वो बढ़ जाती है, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए मेडिटेशन करना भी जरूरी है। एडिक्शंस के अंतर्गत पहले जमाने के अंदर 7 कुव्यसन माने जाते थे, चाहे वो बीड़ी सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना है, शराब का पीना है, मद्यमांस का सेवन है, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन आजकल तो एडिक्शंस बहुत बढ़ गए हैं, कुव्यसन बहुत बढ़ गए हैं, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो जिसके बिना बेचैन हो जाते हैं। जो अगर आप, चाहे वो चाय का भी आदत हो, अगर आप दिन में चाय नहीं लेते हैं और आपका मन बेचैन हो गया तो वो भी एक कुव्यसन है, गलत आदत है, उसको भी आपको छोड़ना चाहिए। तो ऐसे कुव्यसन जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं उससे दूर रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर क्या है, स्वस्थ रह सकता है। तो आज हमने जो हमारी जो पहली हेल्थ केयर पॉलिसीज जो है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो प्रिवेंटिव केयर हेल्थ केयर की बात की गई थी, तो उसके संदर्भ में हमने ये सारी बातें का विश्लेषण किया है। अब हम बात करेंगे कि दूसरी जो प्रमुख जो बात कही गई है हेल्थ पॉलिसीज जो है वो है परफेक्ट डायग्नोसिस, और वो जिन रिफ्लेक्सोलॉजी की एक प्रमुख विशेषता रही हुई है, द अमेजिंग फीचर ऑफ जिन रिफ्लेक्सोलॉजी, वह है परफेक्ट डायग्नोसिस। तो कल के लेसन के अंदर हम जानेंगे कि आपको किस प्रकार से ये चिकित्सा पद्धति से आप परफेक्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के संदर्भ में आपकी कोई भी सवाल है, कोई भी आपको सुझाव है, कोई भी सजेशन है, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए ताकि हम अगले सेशन में आपसे इसे डिस्कस कर सकते हैं। और आज के लिए काफी है। नमस्कार, धन्यवाद।